नमस्कार। आज हम स्टूडियो की तेज रोशनी में किसी खबर का विश्लेषण नहीं करेंगे। आज हम उन करोड़ों झुर्रियों भरे चेहरों पर ठहरी एक धुंधली उम्मीद की बात करेंगे। आज हम उस खामोशी को तोड़ने की कोशिश करेंगे जो हर महीने की पहली तारीख को 1000 रुपये के बैंक मैसेज के बाद किसी बुजुर्ग के घर में पसर जाती है। यह कहानी आंकड़ों की नहीं, सांसों की है। यह कहानी देश के उन 80 लाख से ज्यादा ईपीएस पेंशन भोगियों के उस अनवरत संग्राम की है जिन्होंने अपनी जवानी की सारी ऊर्जा इस देश को बनाने में लगा दी और आज बुढ़ापे की दहलीज पर अपनी ही गरिमा के लिए संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन आज की यह दास्तां सिर्फ आंसुओं और आहों की नहीं है। आज की यह दास्तां न्याय के मंदिर से निकली उस रोशनी की है जिसने नाउम्मीदी के घने बादलों को चीर दिया है। माननीय उच्च न्यायालय के एक अभूतपूर्व और ऐतिहासिक आदेश ने सरकार की दशकों की तंद्रा को भंग कर दिया है और इस लगभग मृतप्राय हो चुके आंदोलन में नई जान डाल दी है। तो सवाल यह है कि आखिर अदालत के उस आदेश में ऐसा क्या है जिसने प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर वित्त मंत्रालय तक में भूचाल ला दिया है? क्या है सरकार के उस तथाकथित त्योहारी तोहफे का सच जिसकी चर्चा सत्ता के गलियारों में जोरों पर है? सोशल मीडिया पर जिन 5 राज्यों में पेंशन वृद्धि की खबर वायरल हो रही है, उसकी हकीकत क्या है? और सबसे बड़ा, सबसे ज्वलंत प्रश्न, क्या 28 सितंबर को होने वाली केंद्रीय कैबिनेट की बैठक और 30 सितंबर को उच्च पेंशन पर प्रस्तावित चर्चा उन करोड़ों बुजुर्गों के जीवन में वो सवेरा लाएगी जिसका इंतजार करते करते उनकी आंखों की रोशनी तक थक चुकी है? क्या उनकी पेंशन का आंकड़ा वाकई 7,500 रुपये महीने की सम्मानजनक राशि को छू पाएगा, या यह भी महज एक और चुनावी वादा बनकर रह जाएगा? आइए इस पूरी तस्वीर के हर रेशे को, हर पहलू को आपके सामने खोलकर रखते हैं, पूरी सच्चाई और बेबाक विश्लेषण के साथ। चलिए सबसे पहले उस खबर की बात करते हैं जिसने इस पूरे संघर्ष की दिशा बदल दी। माननीय उच्च न्यायालय ने ईपीएस 75 पेंशन भोगियों के मामले पर सुनवाई करते हुए जो शब्द कहे वे महज टिप्पणी नहीं बल्कि एक शक्तिशाली आरोप पत्र हैं। अदालत ने बिना किसी लाग लपेट के बेहद सख्त और स्पष्ट लहजे में कहा कि आज के दौर में जब महंगाई एक दैत्य की तरह आम आदमी की कमाई को निगल रही है, तब 1000 रुपये की मासिक पेंशन किसी भी परिभाषा में सम्मानजनक नहीं है। अदालत ने इसे एक क्रूर मजाक की संज्ञा दी। यह शब्द सरकार और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ के गाल पर एक जोरदार तमाचे की तरह है। अदालत ने वो सवाल पूछा जो इस देश का हर विवेकशील नागरिक पूछना चाहता है। जब हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया में नए कीर्तिमान गढ़ रही है, जब हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति होने का दंभ भरते हैं, तो हम अपने उन शिल्पकारों को कैसे बिसार सकते हैं जिन्होंने अपने जीवन के 30 से 40 बेशकीमती साल इस राष्ट्र के निर्माण की नींव में लगा दिए? लेकिन अदालत सिर्फ तल्ख सवालों और फटकार पर ही नहीं रुकी। उसने एक ऐसा ठोस और निर्णायक आदेश पारित किया है जिसने अब सरकार के लिए टालमटोल और बहानेबाजी के तमाम दरवाजे बंद कर दिए हैं। उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार और ईपीएफओ को तत्काल प्रभाव से एक नई, व्यापक और अद्यतन सूची तैयार करने का निर्देश दिया है। यह कोई सामान्य सूची नहीं होगी। यह एक तरह का एक्सरे होगा जो पेंशन सिस्टम की हर छोटी बड़ी बीमारी को उजागर करेगा। इस सूची में पेंशन धारकों को 3 स्पष्ट श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाएगा। पहली श्रेणी में वे पेंशन भोगी होंगे जिन्हें वर्तमान दर यानी 1000 रुपये के आसपास पेंशन मिल रही है। दूसरी श्रेणी में उन लोगों का पूरा ब्यौरा होगा जो देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार उच्च पेंशन के हकदार तो हैं, लेकिन व्यवस्था की जटिलताओं के कारण जिन्हें आज तक इसका लाभ नहीं मिल पाया है। और तीसरी, सबसे महत्वपूर्ण श्रेणी उन लोगों की होगी जिनकी पेंशन राशि में विसंगतियां हैं, यानी जिन्हें नियमों के अनुसार जितनी पेंशन मिलनी चाहिए उससे कहीं कम मिल रही है। इस आदेश के मायने बहुत गहरे और दूरगामी हैं। इसका सीधा सीधा अर्थ यह है कि अब सरकार और ईपीएफओ की जवाबदेही तय होगी। उन्हें हर एक पेंशन भोगी का हिसाब देना होगा। अब यह मामला सिर्फ औसत और आंकड़ों के खेल तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि हर एक व्यक्ति, हर एक बुजुर्ग की कहानी का एक आधिकारिक दस्तावेज बनेगा। यह पारदर्शिता की दिशा में एक ऐसा मील का पत्थर है जो वर्षों से लगते आ रहे उन आरोपों को दूध का दूध और पानी का पानी कर देगा कि पेंशन के बंटवारे में भारी भेदभाव और अनियमितताएं होती हैं। पेंशन भोगी दशकों से शिकायत करते रहे हैं कि किसी को 800 रुपये मिल रहे हैं तो किसी को 1000, जबकि कई योग्य लोग आज भी उच्च पेंशन के लाभ से वंचित हैं।
अदालत का यह आदेश उस अंधेरी सुरंग में रोशनी की पहली किरण बनकर आया है। इस अदालती चाबुक ने सरकार पर एक ऐसा दबाव बनाया है जो शायद लाखों प्रदर्शन और धरने भी नहीं बना पाए थे। जो मामला सालों से मंत्रालयों की मोटी मोटी फाइलों के ढेर में दबा पड़ा था, वो अब सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय की मेज पर पहुंच गया है। हमारे विश्वस्त सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री ने स्वयं इस मामले का संज्ञान लिया है और इसे केवल एक वित्तीय मामले के रूप में नहीं, बल्कि एक मानवीय दृष्टिकोण से तत्काल हल करने के निर्देश दिए हैं। शायद यही वजह है कि सत्ता के गलियारों में यह खबर तेजी से तैर रही है कि आने वाले त्योहारी मौसम से पहले सरकार पेंशन धारकों को एक बड़ा तोहफा दे सकती है। अब सवाल यह उठता है कि यह तोहफा आखिर होगा क्या? हमारी खुफिया जानकारी के मुताबिक सरकार के भीतर दो प्रमुख विकल्पों पर गहन विचार विमर्श चल रहा है। पहला विकल्प एक तात्कालिक राहत और एक सुरक्षित राजनीतिक दांव का है। इसके तहत न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाकर तत्काल प्रभाव से 3,000 रुपये कर दिया जाए और 7,500 रुपये के अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन कर दिया जाए, जो अपनी रिपोर्ट 3 महीने के भीतर सरकार को सौंपे। यह एक ऐसा रास्ता है जो सरकार पर तत्काल कोई बहुत बड़ा वित्तीय बोझ भी नहीं डालेगा और पेंशन भोगियों के गुस्से को कुछ हद तक शांत भी कर देगा। दूसरा विकल्प वो है जो पेंशन भोगियों की मांगों के ज्यादा करीब है और जो ज्यादा साहसिक माना जा रहा है। इस विकल्प के तहत न्यूनतम पेंशन को सीधे 5,000 रुपये किया जाए और साथ में एक सबसे जरूरी प्रावधान जोड़ा जाए, महंगाई भत्ता यानी डियरनेस अलाउंस DA। यह महंगाई भत्ता वो सुरक्षा कवच है जो भविष्य में बढ़ने वाली महंगाई के जर से पेंशन की क्रय शक्ति को बचाएगा। यह सुनिश्चित करेगा कि पेंशन की राशि समय के साथ अपनी कीमत न खो दे। यह कोई ख्याली पुलाव या हवाई कइले नहीं है। 28 सितंबर को होने वाली केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के आधिकारिक एजेंडे में EPS 75 पेंशन की समीक्षा को शीर्ष प्राथमिकता पर रखा गया है। बताया जा रहा है कि वित्त मंत्रालय और श्रम मंत्रालय दोनों ने अपने अपने प्रस्ताव कैबिनेट के सामने रख दिए हैं। वित्त मंत्रालय हमेशा की तरह देश के वित्तीय स्वास्थ्य और सरकारी खजाने पर पड़ने वाले भारी बोझ का हवाला देकर एक चरणबद्ध यानी किस्तों में बढ़ोतरी की वकालत कर रहा है। वहीं श्रम मंत्रालय पेंशन भोगियों की दयनीय सामाजिक और आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए एक मुश्त सम्मानजनक वृद्धि के पक्ष में मजबूती से खड़ा है। अब अंतिम फैसला प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट को ही लेना है। यह बैठक महज एक सरकारी बैठक नहीं होगी। यह करोड़ों बुजुर्गों के भविष्य की दिशा और दशा तय करने वाली एक ऐतिहासिक घड़ी होगी। अब उस सबसे बड़े सवाल पर आते हैं जो हर किसी के जहन में कौंध रहा है। क्या सरकार के पास इतने संसाधन हैं कि वह पेंशन को 7,500 रुपये तक बढ़ा सके? सरकार अक्सर वित्तीय बोझ का रोना रोती है, लेकिन ट्रेड यूनियन, पेंशन भोगी संगठन और कई निष्पक्ष आर्थिक विशेषज्ञ लगातार यह तर्क देते आए हैं कि यह संसाधनों का नहीं, बल्कि इच्छा शक्ति और प्राथमिकता का सवाल है। उनका कहना है कि EPFO के पास आज की तारीख में लाखों करोड़ रुपए का एक विशाल अनछुआ फंड पड़ा हुआ है। यह पैसा न तो सरकार का है, न ही EPFO का। यह पैसा उन करोड़ों कर्मचारियों और उनके नियोक्ताओं के दशकों के योगदान से बना है, जिन्होंने अपनी मेहनत की कमाई का एक हिस्सा इस उम्मीद में जमा किया था कि यह उनके बुढ़ापे की लाठी बनेगा। जरूरत सिर्फ इस फंड के सही और मानवीय प्रबंधन की है। विशेषज्ञ यह चुभता हुआ सवाल उठाते हैं कि अगर हमारी सरकारें बड़े बड़े कॉरपोरेट घरानों को लाखों करोड़ रुपए की टैक्स रियायतें दे सकती हैं, अगर उनके कर्जे माफ किए जा सकते हैं, तो वो अपने उन नागरिकों के लिए कुछ 1,000 करोड़ रुपए का सालाना प्रावधान क्यों नहीं कर सकती, जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस देश की सेवा में समर्पित कर दिया। चलिए अब उस खबर की भी चीर फाड़ कर लेते हैं जो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैली हुई है। 5 राज्यों में पेंशन बढ़ोतरी की घोषणा। यहां यह समझना बेहद जरूरी है कि सच्चाई क्या है और भ्रम क्या है। जिन 5 राज्यों बिहार, राजस्थान, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और दिल्ली का जिक्र हो रहा है, वहां हाल ही में पेंशन में बढ़ोतरी हुई है। यह सच है, लेकिन यह बढ़ोतरी राज्य सरकारों द्वारा दी जाने वाली सामाजिक सुरक्षा पेंशन में हुई है। यह वो पेंशन होती है जो राज्य सरकारें अपने नागरिकों जैसे कि बुजुर्गों, विधवाओं और विकलांगों को अपने खजाने से देती हैं। इसका केंद्र सरकार की कर्मचारी पेंशन योजना यानी EPS 75 से कोई सीधा लेना देना नहीं है।
EPS 75 एक केंद्रीय योजना है जो संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए है और इसका वित्त पोषण कर्मचारी और नियोक्ता के योगदान से बने फंड से होता है। तो क्या इस खबर का कोई महत्व नहीं है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। भले ही इसका सीधा कानूनी संबंध न हो, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा प्रतीकात्मक और नैतिक महत्व है। यह एक बेहद सकारात्मक संकेत है। यह दिखाता है कि जन कल्याण की भावना अभी भी राजनीतिक विमर्श में जीवित है, और सबसे बड़ी बात, यह केंद्र सरकार पर एक जबरदस्त नैतिक दबाव बनाता है। जब राज्य सरकारें अपने सीमित संसाधनों के बावजूद पेंशन बढ़ाने जैसे जनहितैषी कदम उठा सकती हैं, तो केंद्र सरकार, जिसके पास कहीं अधिक व्यापक अधिकार और संसाधन हैं, वो अपने पेंशन धारकों के प्रति अपनी जिम्मेदारी से मुंह कैसे मोड़ सकती है? इस पूरी कहानी को ठीक से समझने के लिए हमें एक बार EPS 75 योजना के इतिहास के पन्नों को भी पलटना होगा। साल 1995 जब इस योजना की शुरुआत हुई थी, तो इसके पीछे एक बहुत ही नेक और प्रगतिशील सोच थी। सोच यह थी कि संगठित क्षेत्र के करोड़ों कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद एक ऐसा वित्तीय सुरक्षा कवच दिया जाए ताकि उन्हें बुढ़ापे में किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। यह एक सपना था कि कर्मचारी जब 60 साल की उम्र में अपने काम से निवृत्त होगा तो वह गरिमा और आत्मसम्मान के साथ अपना बाकी का जीवन जी सकेगा। यह योजना कर्मचारी भविष्य निधि यानी EPF का ही एक हिस्सा है, जिसमें नियोक्ता के 12% अंशदान में से 8.33% हिस्सा पेंशन फंड में जाता है। लेकिन वक्त के साथ यह खूबसूरत सपना एक कड़वी हकीकत में बदलता चला गया। जो पेंशन की राशि उस समय के हिसाब से ठीक ठाक लगती थी, वो महंगाई की सुनामी में कागज के टुकड़े की तरह बह गई। आज आलम यह है कि न्यूनतम पेंशन महज 1000 रुपये है। आप खुद अपनी अंतरात्मा से पूछिए, आज के समय में 1000 रुपये की कीमत क्या है? एक महीने का दूध का बिल या बिजली का बिल, या फिर किसी गंभीर बीमारी की बस कुछ दिनों की दवाइयां हों। इस मामूली और अपमानजनक रकम में एक बुजुर्ग इंसान अपना पूरा महीना कैसे गुजारता होगा, इसकी कल्पना करना भी दिल दहला देता है। यह किसी यातना से कम नहीं है। यही वो वजह है कि पिछले 1 दशक से ज्यादा समय से देश भर के पेंशन धारक सड़कों पर हैं। उन्होंने दिल्ली के जंतर मंत्र से लेकर हर राज्य की राजधानी तक धरने दिए, प्रदर्शन किए, भूख हड़तालें की, झांपन सौंपे और न्याय की गुहार लगाई। उनकी सिर्फ एक ही मांग है, न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर कम से कम 7500 रुपये किया जाए और उसे महंगाई भत्ते से जोड़ा जाए, ताकि भविष्य में जब जब महंगाई बढ़े, उनकी पेंशन भी अपने आप बढ़ जाए। इस संघर्ष का एक और बेहद महत्वपूर्ण पहलू है उच्च पेंशन का विकल्प। देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में उन सभी कर्मचारियों को उच्च पेंशन का अधिकार दिया था जिनका योगदान उनकी पूरी सैलरी पर कटा था, न कि सिर्फ वैधानिक वेतन सीमा पर। लेकिन आरोप है कि EPFO ने इस प्रक्रिया को जानबूझकर इतना जटिल और अव्यावहारिक बना दिया कि लाखों पात्र कर्मचारी आज भी इसके लाभ से वंचित हैं। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि आवेदन कैसे करें, गणना कैसे होगी। 30 सितंबर को इसी उच्च पेंशन के मुद्दे को सुलझाने के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक होने की संभावना है। उम्मीद की जा रही है कि इस बैठक में आवेदन और गणना की प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाया जाएगा, ताकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की सच्ची भावना का सम्मान हो सके और ज्यादा से ज्यादा योग्य लोगों को इसका लाभ मिल सके। आर्थिक विशेषज्ञ मानते हैं कि सरकार के लिए एक झटके में पेंशन को 7500 रुपये तक बढ़ाना वित्तीय रूप से एक बड़ी चुनौती हो सकता है। इससे सरकारी खजाने पर सालाना हजारों करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ना लाजमी है। इसलिए एक व्यावहारिक और बीच का रास्ता यह हो सकता है कि सरकार इसे चरणबद्ध तरीके से लागू करे। जैसे पहले चरण में न्यूनतम पेंशन को 3000 या 5000 रुपये तक लाया जाए, जिससे पेंशन भोगियों को तत्काल बड़ी राहत मिले, और फिर अगले 2 से 3 वर्षों के भीतर इसे 7500 रुपये के अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाया जाए। यह एक ऐसा समाधान हो सकता है जो पेंशन भोगियों की जरूरतों को भी पूरा करे और सरकार की वित्तीय स्थिरता को भी बनाए रखे। अब सारी निगाहें, सारी उम्मीदें आने वाले कुछ दिनों पर टिकी हैं। 28 सितंबर की कैबिनेट बैठक और उसके बाद 30 सितंबर की उच्च पेंशन पर होने वाली चर्चा। यह एक सप्ताह करोड़ों पेंशन भोगियों के दशकों के संघर्ष, उनके आंसुओं और उनकी प्रार्थनाओं का फल तय कर सकता है। क्या सरकार अदालत के दबाव,
पेंशन भोगियों के आंदोलन और अपनी नैतिक जिम्मेदारी को समझते हुए एक ऐतिहासिक साहसिक फैसला लेगी? या फिर यह उम्मीद भी तारीखों और वादों के मकड़जाल में उलझकर रह जाएगी? पेंशन बढ़ोतरी से होने वाले लाभ सिर्फ वित्तीय नहीं होंगे, इसके सामाजिक और मनोवैज्ञानिक प्रभाव कहीं ज्यादा गहरे होंगे। जब एक बुजुर्ग के हाथ में एक सम्मानजनक राशि आती है तो परिवार पर उसकी निर्भरता कम होती है। वह अपनी दवाइयों, अपने इलाज और अपनी छोटी छोटी जरूरतों को खुद पूरा कर पाता है। इससे न केवल उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा, बल्कि उनका खोया हुआ आत्मसम्मान भी वापस आएगा। अंत में सवाल सिर्फ पैसे का नहीं है, सवाल नीयत का है, सवाल प्राथमिकता का है। ईपीएस 75 के पेंशन भोगी कोई खैरात या भीख नहीं मांग रहे हैं, वे अपना हक मांग रहे हैं। यह वही पैसा है जो उन्होंने अपनी मेहनत की कमाई से बूंद बूंद करके दशकों तक जमा किया था, इस उम्मीद में कि बुढ़ापे में यह उनकी लाठी बनेगा। आज वो लाठी कमजोर पड़ गई है और उसे एक मजबूत सहारे की जरूरत है। यह सहारा सरकार को देना होगा। यह उसका संवैधानिक और नैतिक दायित्व है। हम उम्मीद करते हैं कि 28 सितंबर की सुबह जब कैबिनेट की बैठक के लिए हमारे नीति निर्माता जुटेंगे, तो वे सिर्फ आंकड़ों और फाइलों को नहीं, बल्कि उन करोड़ों मुरझाए हुए चेहरों को भी याद रखेंगे जो न्याय की आस में दरवाजे पर टकटकी लगाए बैठे हैं। उच्च न्यायालय का आदेश एक अवसर है, एक मौका है दशकों की एक ऐतिहासिक गलती को सुधारने का। क्या सरकार इस मौके का फायदा उठाएगी, ये देखना अभी बाकी है। लेकिन एक बात तय है, यह लड़ाई अब उस मुकाम पर पहुंच चुकी है जहां से पीछे लौटना नामुमकिन है। जीत शायद आज न मिले, कल मिले, लेकिन मिलेगी जरूर, क्योंकि यह लड़ाई सिर्फ 7,500 रुपये की नहीं है। यह लड़ाई गरिमा की है, सम्मान की है और न्याय की है। हम इस खबर पर अपनी पैनी नजर बनाए रखेंगे और हर छोटी बड़ी अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।